नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की जो सिर्फ 13 साल का था, लेकिन उसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल दी। 1931 से 1944 ये वो वक्त था जब दो वाइसरॉयों ने ऐसे फैसले लिए जिनसे आज़ादी और बंटवारा दोनों का रास्ता बना। तो चलिए समझते हैं कि इस अहम दशक में हुआ क्या-क्या। तो सवाल यही है कि इन 13 सालों में आखिर हुआ क्या था। वो कौन से मोड़ आए, लॉर्ड विलिंगडन और लॉर्ड लिनलिथगो के वो कौन से फैसले थे जिन्होंने भारत की आज़ादी और बंटवारे दोनों की कहानी लिख दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है लॉर्ड विलिंगडन का दौर। ये 1931 से 1936 तक का समय था। इसे एक तरह से डेडलॉक का पीरियड कह सकते हैं, जब ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच बातचीत लगभग रुक सी गई थी और एक राजनीतिक ठहराव आ गया था। विलिंगडन के इस कार्यकाल में देखिए कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। दूसरे गोल में सम्मेलन का फेल होना, इसने राजनीतिक दूरियों को और बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसने आने वाले संवैधानिक सुधारों की एक तरह से नींव रखी। इन सभी घटनाओं ने मिलकर भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। देखिए, लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो नाकाम हो गई। मतलब कोई नतीजा ही नहीं निकला। अब जाहिर है भारतीय नेताओं के सब्र का बांध टूट गया और इसका सीधा असर क्या हुआ? महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो थोड़ा धीमा पड़ गया था, वो फिर से शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की एक नई लहर फैल गई। फिर साल आया 1932, जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट, या जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, वो पेश किया। इसमें था क्या? इसमें दलितों समेत सभी अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव था, यानी वो सिर्फ अपने समुदाय के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। गांधी जी ने इसका बहुत जोरदार विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कदम हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। अब इस फैसले के खिलाफ गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पुणे की यरवदा जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, मतलब फास्ट अनटू डेथ। उनके इस फैसले ने पूरे देश पर, खासकर बड़े नेताओं पर जबरदस्त दबाव बनाया। नतीजा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दूसरे नेताओं के साथ एक समझौता हुआ। इसी समझौते को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके तहत अलग निर्वाचक मंडल की बात तो खत्म हो गई, लेकिन दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें आरक्षित कर दी गई। और फिर आता है साल 1935, जो भारत के संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी साल भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। इसने प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा, जिसने आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान की नींव तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। इस एक्ट के अलावा भी विलिंगडन के दौर में कुछ और बहुत बड़े बदलाव हुए। देश की मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। और हाँ, 1935 में ही बर्मा को प्रशासनिक तौर पर भारत से अलग कर दिया गया। तो विलिंगडन के बाद अब कहानी पहुंचती है लॉर्ड लिनलिथगो के दौर में। 1936 से लेकर 1944 तक उनका कार्यकाल दूसरे विश्व युद्ध के साये में बीता, और यही वो वक्त था जब भारत के अंदर राजनीतिक टकराव और ध्रुवीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। लिनलिथगो का दौर तो मानो घटनाओं का तूफान लेकर आया था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और मुस्लिम लीग का रुख पूरी तरह से बदल गया। इन सब ने मिलकर राजनीतिक माहौल को पहले से कहीं ज्यादा, आप कह सकते हैं, विस्फोटक बना दिया। तो हुआ ये कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो वाइसरॉय लिनलिथगो ने भारत को भी युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया, और ये फैसला उन्होंने भारतीय नेताओं से बिना पूछे लिया। बस इसी एक तरफा फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सभी प्रांतों से अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया, जिससे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। इसी समय के आसपास कांग्रेस के अंदर भी काफी तनाव था। सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ादी के लिए ज्यादा आक्रामक रवैया चाहते थे, उनके गांधी जी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो गए। नतीजा ये हुआ कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। और इसके ठीक बाद मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इसमें पहली बार ऑफिशियली भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद देश की मांग की गई। वाइसरॉय का अगस्त प्रस्ताव आया और इसने राजनीतिक खाई को और भी चौड़ा कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत को ज्यादा स्वायत्तता देंगे।
कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। ये एक साफ इशारा था कि दोनों पार्टियों के बीच की दूरी अब कितनी बढ़ चुकी है। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का ऑफर दिया। इसका मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन। पर तब तक कांग्रेस पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी की मांग पर अड़ चुकी थी, तो जाहिर है ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। जब बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ये एक देशव्यापी आंदोलन था जिसकी एक ही मांग थी, अंग्रेज़ों का तत्काल भारत से जाना। इसके जवाब में सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का रवैया और भी कड़ा हो गया था। 1944 में अपने कराची सेशन में उन्होंने एक निर्णायक नारा दिया, बांटो और भारत छोड़ो। अब ये सिर्फ एक अलग देश की मांग नहीं थी, ये बंटवारे का एक सीधा और साफ ऐलान था। तो लॉर्ड ललित को अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? उनकी विरासत विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ उन्होंने संवैधानिक सुधारों की कोशिशें की, तो दूसरी तरफ उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए बेहद क्रूर नीतियां अपनाई। उनके ही कार्यकाल में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के जरिए संवैधानिक हल निकालने की कोशिश भी की, भले ही वो कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही भयानक था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी सरकारी ताकत लगा दी और उन्हीं के दौर में 1943 का विनाशकारी बंगाल अकाल पड़ा, जिसके लिए बहुत से इतिहासकार उनकी युद्धकालीन अनाज मैनेजमेंट की नीतियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या वेलिंगटन और लिनलिथगो के दौर की घटनाओं ने, नाकाम हुई बातचीत ने और बढ़ते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने भारत के बंटवारे को तय कर दिया था? क्या वो होना ही था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। तो इस सफर में हम 4 जरूरी पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राज का सूरज कैसे डूब रहा था, फिर बात करेंगे लॉर्ड वेवेल की कोशिशों की। इसके बाद समझेंगे माउंटबैटन का वो प्लान जिसने सब कुछ तय कर दिया, और आखिर में पहुंचेंगे आज़ादी और बंटवारे की कहानी तक। देखिए, हमारी कहानी सिर्फ 4 साल की है, 1944 से 1947। लेकिन ये कोई आम 4 साल नहीं थे। ये वो वक्त था जब इतिहास इतनी तेजी से बदल रहा था कि हर एक फैसला आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की तकदीर लिखने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म होने ही वाला है, उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है, और इधर भारत में एक बिल्कुल अलग तूफान सर उठा रहा था। और इसी उथल पुथल के बीच लॉर्ड वेवेल भारत आते हैं, एक ऐसे वक्त में जब यहाँ का सियासी पारा अपने चरम पर था। उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सवाल यही था कि ब्रिटिश राज के बाद का भारत कैसा होगा। क्या ये एक देश रहेगा, एक मजबूत, एक साथ, या फिर इसका भविष्य कुछ और ही लिखा है? यही वो एक सवाल था जो हर किसी के दिमाग में चल रहा था। तो अब बात करते हैं लॉर्ड वेवेल की। उनका जो कार्यकाल था ना, वो असल में एक ही कोशिश के इर्द गिर्द घूमता रहा कि कैसे भी करके भारत के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उन्हें एक टेबल पर लाया जाए। और देखिए, कोशिशें भी खूब हुई, एक के बाद एक प्लान लाए गए। सीआर फॉर्मूला आया, फिर गांधी जिन्ना की बातचीत हुई, वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, और आखिर में कैबिनेट मिशन भी आया। सबने एक रास्ता निकालने की कोशिश तो की, लेकिन जो राजनीतिक खाई थी वो इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि कोई समझौता हो ही नहीं पाया। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक डेडलॉक, एक पूरा गतिरोध। ऐसा लग रहा था जैसे भारत का भविष्य एक ऐसी बंद गली में आ फंसा है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और एक तरफ जहां नेता बंद कमरों में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर तनाव उबल रहा था। चाहे वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे हों या रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, और फिर मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे, ये सारी घटनाएं चीख चीख कर कह रही थीं कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। हाँ, सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई तो गई, जो देखने में तो स्वशासन की तरफ एक कदम था, लेकिन ये सब बस ऊपर ऊपर था। असल में भारत के भविष्य को लेकर जो बुनियादी झगड़े थे वो वैसे के वैसे ही थे, और कांग्रेस के नेतृत्व वाली ये सरकार भी उन्हें सुलझा नहीं पाई।
और फिर एक ऐलान हुआ जिसने खेल ही बदल दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने साफ साफ कह दिया, जून 1948 तक हर हाल में ब्रिटिश भारत को पूरी आज़ादी दे दी जाएगी। बस, अब घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से दौड़ने लगी थी। अब इंतजार का कोई सवाल ही नहीं था। और यही कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड माउंटबेटन की, भारत के आखिरी वाइसरॉय। उनका काम अब बातचीत करना नहीं था, उन्हें एक मिशन दिया गया था, एक नामुमकिन सा मिशन, एक डेडलाइन के अंदर सत्ता का ट्रांसफर। और वक्त किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब बात करने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और डेडलाइन सिर पर है, तो इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक ऐसे फैसले में छिपा था जो बहुत सख्त और बहुत दर्दनाक होने वाला था। और वो समाधान था 3 जून प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इसके पॉइंट बिल्कुल सीधे थे, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा था। पहली बात, विभाजन को अब मान लिया गया था कि यही एकमात्र रास्ता है। दूसरी बात, प्रांतों को यह चुनने का हक दिया गया कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के। और इसी के साथ 2 नए देश, भारत और पाकिस्तान, का बनना तय हो गया। और ये सब कुछ हुआ इतनी तेजी से कि यकीन करना मुश्किल है। इस प्लान को फौरन ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से कानून बना दिया गया। ये रफ्तार ही बताती है कि उस वक्त कितनी ज्यादा जल्दी और बेचैनी थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक ऐसा पड़ाव जहां एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक गहरा जख्म। ये 2 नए आज़ाद मुल्कों के जन्म की कहानी है। यहाँ बाउंड्री कमीशन के रोल को समझना बहुत जरूरी है। ये काम दिया गया सर सिरिल रैडक्लिफ को। कमाल की बात यह है कि वो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे, और उन्हें काम दिया गया एक नक्शे पर लकीरें खींचने का। लेकिन ये सिर्फ लकीरें नहीं थीं, ये लाखों करोड़ों लोगों की तकदीर का फैसला थीं। और उन लकीरों का नतीजा क्या हुआ? पंजाब और बंगाल, 2 ऐसे बड़े सूबे जहां सदियों से लोग साथ रहते आए थे, उन्हें 2 देशों के बीच बांट दिया गया। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ देखिए। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, वही शख्स जिसने बंटवारे की पूरी प्रक्रिया को लीड किया था। और इसी के साथ एक नए आज़ाद देश की प्रशासनिक शुरुआत हुई। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं कि उन 4 सालों की घटनाओं ने अगले 75 सालों के लिए पूरे दक्षिण एशिया की तकदीर को कैसे लिखा। ये ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है, और इस पर सोचना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है।